स्टूडेंट, आज अपन ऑनलाइन क्लासेज की कड़ी में क्लास 12 जो है आपके क्लास 12 बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का जो लेसन नंबर 2 है नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद का विकास है ना, उसका स्टडी करेंगे। अपन ने लेसन नंबर फर्स्ट पूरा पढ़ लिया है। लेसन नंबर फर्स्ट जो था वो 2 पार्ट्स में था है ना, जो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल केजी सर बायोलॉजी पे जाके देख सकते हैं। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं अपना हमारे संस्थान शिशु निकेतन बायोलॉजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हम सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के लेसन मिलेंगे आपको, तो आराम से आप उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं आप नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद का विकास। ठीक है ना। तो बात करते हैं नर युग्मोद्भिद। सबसे पहले नर युग्मोद्भिद होता क्या है? नर युग्म, जिससे नर युग्म बनेगा, जिससे मादा युग्म बनेगा उसे कहेंगे नर युग्म बनेगा उसे नर युग्मोद्भिद, और मादा युग्म बनेगा उसे क्या कहेंगे? मादा युग्मोद्भिद। अब नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद बनने से पहले अपने बात बची है कि आपको पता है नर जननम और मादा जननम। आपको पता ही है, मैंने बता दिया लेसन नंबर फर्स्ट में, आवर्तबीजी पादपों में जनन की इकाई कौन होता है? पुष्प होता है। ठीक है ना। और पुष्प में नर जननांग पुंकेसर होता है और मादा जननांग स्त्रीकेसर होता है। ठीक है ना। तो नर जननांग तो कौन? पुंकेसर, और मादा जननांग कौन? स्त्रीकेसर। ठीक है। अब अपन सबसे पहले नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद का वर्णन करने से पहले सबसे पहले नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्रीकेसर का वर्णन करेंगे। फिर अपन नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद के विकास का वर्णन करेंगे, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन नर जननांग पुंकेसर। बात करते हैं नर जननांग पुंकेसर। तो देखो आराम से समझो आप, नर जननांग पुंकेसर की बात करते हैं। तो ये नर जननांग पुंकेसर होता है। ठीक है ना। नर जननांग पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 3 भागों से। सबसे ऊपर उसके जो छत्रीनुमा भाग होता है उसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश या एरिका। ठीक है। और परागकोश एक डंडी के द्वारा या एक तंतु के द्वारा है ना पुष्पासन से जुड़ा था। पुष्पासन पता ना, पुष्प का अंतिम भाग जिसमें पुष्प के चारों चक्र लगे होते हैं, ये इसे कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। ठीक है। और परागकोश और पुतंतु जब जुड़ते हैं या ज्वाइंट होते हैं उसे कहते हैं इस भाग को योजी या कनेक्टिव। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो पराग पुतंतु के बारे में आपको बिल्कुल ही पता चल गया। परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने वाला धागा या तंतु पुतंतु कहलाता है। योजी, परागकोश और पुतंतु के जुड़ाव स्थल को क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। आगे सुन लें। अब अपन किसको बात करते हैं? परागकोश। ठीक है। अब देखो परागकोश की अगर आपको बात की जाए ना, तो परागकोश के आराम से बोलो, जो परागकोश है ना ये 2 भागों में बटा होता है। ठीक है। ऐसे परागकोश को कहते हैं द्विपालित। क्या कहते हैं? द्विपालित। ठीक है। सामान्य तौर पर अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में द्विपालित परागकोश पाए जाते हैं, जबकि मालवेसी कुल में, कौन से कुल में? मालवेसी कुल में परागकोश जो होता है वो एक पालित होता है। कैसा होता है? एक पालित, मतलब ये 2 खंडों में बटा हुआ नहीं होता। कौन से कुल में? मालवेसी। आपने 11th क्लास में पढ़ा था मालवेसी कुल कौन सा कुल? भिंडी कुल, कपास कुल, इनको मालवेसी कुल कहा जाता है। मालवेसी कुल के बारे में आपको और बहुत सारी चीजें पता होगी। लेसन नंबर क्लास 11 में लेसन नंबर 25 में फैमिली में आपने पढ़ा होगा। अपन 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब आगे बात करते हैं। ये एक पालित हो गया। फिर आगे बात करते हैं अगर परागकोश द्विपालित हो, ठीक है, तो प्रत्येक परागकोश जो है ना, उस प्रत्येक परागकोश के एक पाली में भी बीच में पर्दा बनने का 2 भागों में बटे जाता है। तो देखो आप देख रहे हो आराम से, एक पाली है तो प्रत्येक परागकोश के अंदर कितनी पाली बनेंगी? 2 पाली बनेंगी। ठीक है। इसे कहते हैं परागपुट। क्या कहते हैं? परागपुट या परागकोशक। क्या कहते हैं? परागकोशक। तो एक द्विपालित परागकोश को द्विपालित द्विकोष्ठीय भी कहते हैं। 2 पालियां हैं और प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठक भी है या 2-2 परागपुट भी है। तो द्विपालित द्विकोष्ठीय परागकोश में 4 परागपुट या 4 पराग पालियां पाई जाती है। ठीक है। आइए आपको यहाँ से समझ में। अब आगे बात करते हैं। देखो आराम से, हाँ इधर देखो आप, इस प्रत्येक परागपुट या परागकोश के अंदर आपके यहाँ पर इसमें यहाँ पर एक में बना, 2 में बना देता हूँ, समझ जाओगे।
ये कोशिकाएं पाई जाती, इन्हें कहते हैं पराग बीजाणु या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं इनको? पराग बीजाणु या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो द्विगुणित होती है या डिप्लॉइड होती है। ठीक है, इन पराग बीजाणु या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, जैसे मान लो एक पराग बीजाणु या लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन? 11th क्लास में पढ़ के आए हो। एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बताओ, मैंने क्लास 11 आपको इस लेसन नंबर 1 में बताया था, अर्धसूत्री विभाजन। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जीव में अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल लैंगिक जनन के दौरान ही होता है, बाकी कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस पराग बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनेगी। क्या बनेगी? 4 अगुणित कोशिकाएं बनेगी। इन अगुणित कोशिकाओं को ही परागकण या लघु बीजाणु, इनका विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, परागकण या लघु बीजाणु कहा जाएगा, जो कैसे होंगे? अगुणित होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, आपको एक चीज और पता चल गई कि इन परागकूट या परागकोशक में ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अतः इन परागकूटों को, जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं, उसे क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु धानी। देखो, समझे आप आराम से? देखो, पराग पुंकेसर में जो परागकोश था, परागकोश द्विपाली था, प्रत्येक पाली में 2 खंड थे, तो द्विकोष्ठी हो गया, तो द्विपाली द्विकोष्ठी परागकोश हो गया। मालवेसी में कैसा होता है? एक पाली तो एक कोष्ठी होता है। तो देखो, फिर इन परागकूट में ही क्या पराग बीजाणु और लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण या लघु बीजाणु निर्माण होता है। क्या क्या बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं, और जिस स्थान पर लघु बीजाणु बनेंगे उस स्थान को क्या कहेंगे अपन? लघु बीजाणु धानी या माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपको पता चल गया होगा, अर्थात परागकूट को ही लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। अर्थात एक द्विपाली द्विकोष्ठीय परागकोश में कितनी? 4 परागकूट होते हैं, अर्थात कितनी? 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। अर्थात द्विपाली द्विकोष्ठीय परागकोश में कितनी? 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, एक बात। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने? 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया। नर जननांग का वर्णन क्या? उनके सब कितने भाग? 3, परागकोश, पुतंतु, रज्जु, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? परागकोश। परागकोश अगर द्विपाली द्विकोष्ठी हो तो उसमें कितने परागकूट होंगे? 4 परागकूट या 4 लघु बीजाणु धानी होगी, जबकि मालवेसी कुल में कैसा होता है? एक पालित होता है। आगे समझ में? अब आगे चलते हैं। अब देखो, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, और जब राजस्थान बोर्ड था तब भी, पहले जब 2012 से पहले राजस्थान बोर्ड था उस समय भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, देखो, एक द्विपाली द्विकोष्ठीय परागकोश में, है ना, प्रति लघु बीजाणु धानी में 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। देखो, परागकोश कैसा है? द्विपाली द्विकोष्ठी, उसकी प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में कितने? 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो बताओ, उस परागकोश में कितने लघु बीजाणु या परागकण बने? आराम से समझते, देखो, बिल्कुल इजी गोइंग। आपको पता है, ये परागकोश की 2 पालियां, ठीक, प्रत्येक परागकोश की जो पाली है वो 2 भागों में बटी होती है। प्रत्येक परागकोश कितने खंडों में होगा? 2 खंडों में। इसे आप क्या बोल सकते हो? परागकूट, है ना। और परागकूट में ही क्या है? याद आ गया आपको? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, कैसे द्विगुणित होती है ना? ये एक बना दिया, समझ आ गया? ये लघु बीजाणु मात्र PMC भी लिख सकता हूँ मैं इसको, कॉलन मदर सेल, पराग बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लमा को, है ना, जो भी शॉर्ट में लिखो आप, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पराग बीजाणु मात्र कोशिका या PMC, कॉलन मदर सेल। और एक पराग बीजाणु मात्र कोशिका में कौन से विभाजन से? याद आया? कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। कितने? 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आगे समझ में? तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विपाली द्विकोष्ठीय परागकोश प्रति लघु बीजाणु धानी, हमें पता है कितनी लघु बीजाणु धानी होती है? 4 लघु बीजाणु धानी होती है। अब ये कह रहा है प्रति लघु बीजाणु धानी कितने? 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो टोटल कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो गई? 100।
ठीक है। 4 लघु बीजाणु धानियों में प्रत्येक में कितनी है 25 है, तो 25 × 4 टोटल कितने 100 PMC 100 कॉलन मदर सेल हो गए। ठीक है। अब हमें पता है एक कॉलन मदर सेल से कितने परागकण बनते हैं या लघु बीजाणु बनते हैं 4, तो 100 से कितने बनेंगे 400। ये हो गया आपके आंसर कंप्लीट। तो एक द्विपालित द्विकोष्ठीय परागकोश में प्रति लघु बीजाणु धानी में अगर 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो तो टोटल कितने 400 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। कंप्लीट है। ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एक बार राजस्थान बोर्ड में भी आया हुआ है। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो एक चीज़ वेरी मोस्ट ध्यान रखना कि मैंने आपके इस फर्स्ट लेसन में बताया था ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में कि ध्यान रखना जो पुष्प है ना वो रूपांतरित पर्व है और पुष्प के बाद क्या है पर्ण के रूपांतरण। तो इसी प्रकार ध्यान रखना पुंकेसर है ना, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पुंकेसर जो है पर्ण का रूपांतरण है एक बार, और इसके अंदर जो लघु बीजाणु दाने होते हैं उनमें क्या बनते हैं लघु बीजाणु बनते हैं। इसलिए लघु बीजाणुओं को उत्पन्न करने वाली पर्ण या ऐसी पर्ण जिसमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं, इसलिए पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। कंप्लीट है। अब आपको पता है पुंकेसर में सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या था परागकोश, और परागकोश में क्या था लघु बीजाणु धानी। तो अपन पढ़ लेते हैं परागकोश या लघु बीजाणु धानी का विकास। तो बहुत इजी बात है, परागकोश की कोई भी एक कोशिका है ना, जिस परागकोश का जहाँ से प्रारंभ होता है मतलब पुष्पासन में कोई भी एक कोशिका जिससे परागकोश का निर्माण प्रारंभ होता है, उस वो कोशिका भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके आकार में बड़ी हो जाती है, उसका केंद्र बड़ा हो जाता है, उस कोशिका को कहते हैं आपके प्रसूतक कोशिका। क्या कहते हैं प्रसूतक कोशिका। समझे आप आराम से, मैं वापस रिपीट करता हूँ। परागकोश में कोई भी एक कोशिका भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके आकार में बड़ी हो जाती है, उसका केंद्र बड़ा हो जाता है, उसे प्रसूतक कोशिका इंग्लिश में आर्ची स्पोरल सेल आर्ची स्पोरल सेल भी कहा जाता है। प्रसूतक कोशिका होती है आर्ची स्पोरल सेल होती है जो कैसी होती है द्विगुणित होती है। इस प्रसूतक कोशिका में एक समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है, आपको पता है। इससे दो कोशिका बन जाती है ना, एक से तो हो जाएगी प्राथमिक भित्ति कोशिका, कोशिका नाम क्या है प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये भी द्विगुणित है, और दूसरी प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये दो कोशिका। ठीक है, ये दोनों कैसे होगी द्विगुणित होती है, क्योंकि प्रसूतक कोशिका द्विगुणित होती है, इसमें कौन से विभाजन से समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है। और आपको पता है समसूत्री विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं के समानांतर आनुवंशिक पदार्थ वाली होती है। अतः प्रसूतक कोशिका द्विगुणित होता है, तो प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका दोनों क्या होगी द्विगुणित होगी। अब आगे चल लेते हैं। अब देखो वेरी मोस्ट आपके जो आपने अभी जस्ट मैंने बताया प्राथमिक भित्ति कोशिका है ना, इस प्राथमिक भित्ति कोशिका में आपके निरंतर कौन सा विभाजन होता रहेगा समसूत्री विभाजन होता है। निरंतर कौन सा विभाजन होगा समसूत्री विभाजन होगा। जैसे इसमें निरंतर समसूत्री विभाजन होगा, इससे परागकोश या क्या बोला मैंने लघु बीजाणु धानी की भित्ति या शॉर्ट में बोले तो क्या आवरण का निर्माण होगा। ठीक है, किससे प्राथमिक भित्ति कोशिका। कौन से विभाजन से निरंतर समसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा परागकोश या लघु बीजाणु धानी की भित्ति दीवार या आवरण का निर्माण होगा। ठीक है ना। दूसरी कौन सी है प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इनमें भी निरंतर कौन से विभाजन होते रहेंगे समसूत्री विभाजन, जिससे क्या बनती रहेगी पराग बीजाणु मात्र कोशिका। बहुत सारी पराग बीजाणु मात्र कोशिका बन जाएगी, ये भी कैसे रहेगी द्विगुणित। और इन पराग बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे परागकण या लघु बीजाणु। कौन से विभाजन से अर्धसूत्री विभाजन से। आया समझ में। तो देखो प्रसूतक कोशिका में समसूत्री विभाजन से प्राथमिक भित्ति कोशिका बनी, एक प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी।
प्राथमिक भित्ति कोशिका में निरंतर समसूत्री विभाजन से परागकोश या लघुजनन ध्वनि की भित्ति आवरण का निर्माण हुआ, और प्राथमिक लघुजनन मातृ कोशिका में निरंतर समसूत्री विभाजन से पराग बीजाणु मातृ कोशिका निर्माण हुआ, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बने, लघुजनन बने। यानी प्राथमिक लघुजनन मातृ कोशिका से लघुजनन बनते हैं और प्राथमिक भित्ति कोशिका से परागकोश की भित्ति आवरण का निर्माण होता है। अब परागकोश की भित्ति आवरण की बात करें ना, तो परागकोश की भित्ति आवरण की आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन वेरी मोस्ट बन सकता है। परागकोश या लघु बीजाणु के ध्वनि के टीएस का यानी अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र सहित वर्णन करो। जस्ट अभी मैंने बताया था परागकोश का निर्माण 2 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिका से और एक प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। जस्ट फिर आगे बात करी थी, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन से परागकोश के लघु बीजाणु ध्वनि के आवरण निर्माण होता है। अब आगे वेरी मोस्ट परागकोश या लघु बीजाणु ध्वनि के आवरण का वर्णन कर लेते हैं, उनकी संरचना वर्णन कर लेते हैं। तो अब देखो आराम से देखिए, एक द्विपाली द्विकोष्ठीय परागकोश में आपको पता ही है कितनी 4 परागकोट या 4 लघु बीजाणु ध्वनियां दिखाई देती है। ये प्रत्येक क्या है, लघु बीजाणु, ठीक है। ये भाग क्या है, योजी या कनेक्टिव, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, अब इन चारों लघु बीजाणु ध्वनियों या परागकोश के भित्ति के आवरण की बात, भित्ति आवरण की बात की जाए तो भित्ति के अंदर भी 4 परतें पाई जाती हैं, अर्थात परागकोश के आवरण का निर्माण 4 प्रकार के परतों से होता है। यहाँ से वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, तो यहाँ सीधा इक्वेशन ये बनता है, लघु बीजाणु ध्वनि या परागकोश का अनुप्रस्थ काट का सही चित्र वर्णन कीजिए। तो देखो लघु बीजाणु ध्वनि या परागकोश के अनुप्रस्थ काट का सही चित्र वर्णन करते हैं, तो देखो चारों एक जैसी हैं, तो एक का वर्णन करूंगा तो चारों सेम हो जाएगी। तो समझो आप सब जानते हो पादप में सबसे भारी परत, चाहे जड़ हो, तना हो, पर्ण हो, क्लास 11 में अपन ने पादपों की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, तो आप सब जानते हैं पादप की सबसे जो बाहरी परत होती है वो क्या होती है, जो आंतरिक संरचना, जैसे हमारे ऊपर क्या होता है एपिथेलियम, उपलोत्तक आवरण होता है जो त्वचा वगैरह बनाता है, उसी प्रकार पादपों में सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, याद करो आप, एपिडर्मिस या अधिचम। आ गया यार। और उसी प्रकार परागकोश या लघु बीजाणु ध्वनि के टीएस में भी सबसे बाहर कौन सी परत पाई जाती है, अधिचम या एपिडर्मिस पाई जाती है, अधिचम या एपिडर्मिस। आपको बताइए एपिडर्मिस क्या करेगी, आंतरिक भागों की सुरक्षा करेगी। तो परागकोश या लघु बीजाणु ध्वनि की पहली परत कितनी परतें होती है, टोटल 4। पहली परत का नाम क्या है, अधिचम या एपिडर्मिस। जस्ट इसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे 2 या 3 कोशिकाओं की परत, यानी 2 या 3 परतें होती है जो कोशिकाओं से बनी होती है, 2 या 3 कोशिका की परत पाई जाती है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अंतःत्वचा, सॉरी अधःत्वचा, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथीकम। क्या बोलते हैं, एंडोथीकम, एंडोथीकम बोलते हैं, ठीक। इस एंडोथीकम परत में एक पदार्थ जमा रहता है, उस पदार्थ का नाम है सेलुलोज या अल्फा सेलुलोज। किसका जमा होता है, अल्फा सेलुलोज, ध्यान रखना किसका जमा होता है, अल्फा सेलुलोज। देखो परागकोश या लघु बीजाणु ध्वनि में पहले परत का नाम क्या था, अधिचम, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, एंडोथीकम, ठीक है। बात कर लेते हैं, अधिचम की बात हो चुकी है, एंडोथीकम की बात कर लेते हैं। जस्ट मैंने बताया इस एंडोथीकम के अंदर किसका, अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का जमाव पाया जाता है। ये जो अल्फा सेलुलोज, ये सेलुलोज वही है जो पादप कोशिकाओं की भित्ति की बाहरी परत का यानी परागकोश की भित्ति का निर्माण करता है। और आप सबको पता है बारिश के दिनों में जो लकड़ी वगैरह से बने हुए फर्नीचर वगैरह या खिड़कियाँ या दरवाजे होते हैं ये फूल जाते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों फूल जाते हैं, एक्चुअल में ये जो सेलुलोज है ना इसकी विशेषता है, ये जो जल होता है ना जल को अधिशोषित कर लेता है, अपने अंदर अंतःशोषण कर लेता है। मतलब सेलुलोज की जो कण होते हैं उनके बीच में जल के कण अंदर अंतःशोषित हो जाते हैं, जिससे सेलुलोज की जो परत होती है वो क्या होती है, फूल जाती है। इसी प्रकार इस लघु बीजाणु ध्वनि में जब पराग कण परिपक्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पराग कण परिपक्व हो जाते हैं, उससे जस्ट पहला आपके कौन, ये जो एंडोथीकम परत है, कौन सी परत, एंडोथीकम, जो परागकोश की भित्ति की दूसरी परत है, जिसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। ये नमी अवशोषित करके फूल जाता है। क्या करता है, नमी अवशोषित करके फूल जाता है। और जैसे नमी अवशोषित करके फूलता है तो ये अन्य परतों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। पहली बात
अब जैसे ही परागकण परिपक्व होते हैं तो ये अल्फा सेलुलोज या जो एंडोथिकम परत है ना, ये धीरे धीरे सूखने लग जाती है। तो जैसे एंडोथिकम परत सूखती है तो इसमें दरारें पड़ने लग जाती है ना। जैसे एंडोथिकम परत में दरारें पड़ती है तो पास वाली कोशिकाओं की परतों में दरारें पड़ जाती है और परागकोश की भित्ति फट जाती है, जिससे ये जो परिपक्व परागकण है वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अर्थात परागकोश की भित्ति को तोड़कर परागकणों या लघुकणों को बाहर निकालने का काम किसके द्वारा किया जाता है, एंडोथिकम के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को परागकोश स्फुटन क्या कहते हैं, परागकोश स्फुटन कहा जाता है। आगे समझ में आपको परागकोश स्फुटन क्या है, एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। वापस रिपीट कर देते, देखो जो परागकोश या लघुकण धारी की दूसरी परत जिसे एंडोथिकम या त्वचा कहते हैं, इसमें पाया जाने वाला सेलुलोज निम्नोष्ण तो फूलता है, फिर जब ये सूखता है तो अन्य परत पर दबाव डालता है जिससे दीवार फटती है और परिपक्व परागकण बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, परागकोश स्फुटन कहा जाता है। तो देखो दो परतों का नाम है, पहली कौन सी अधिचम, दूसरी कौन सी एंडोथिकम, ठीक है। फिर तीसरी परत जो होती है ना वो मृदुत्व कोशिकाओं से बनी होती है। किससे बनी होती है, मृदुत्व कोशिकाओं से बनी होती है। याद रखें आप, किससे बनी होती है, मृदुत्व कोशिका। मृदुत्व कोशिका जानते हैं ना, जो क्या होती है, जीवित होती है, कोमल होती है और मुख्यतः भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, जिन्हें पेरेन्काइमा भी कहा जाता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यहाँ थोड़ा सी बात कर लेते हैं। इस तीसरी परत को कहते हैं मध्य परत या मिडल, ठीक है। यह मध्य परत अल्पकालिक होती है। मध्य परत क्या होती है, अल्पकालिक होती है, उस समय तक भोजन को संग्रहित करती है, फिर आगे वाली परत को भोजन स्थानांतरित करके खुद नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो इसका काम केवल क्या है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करना और पास वाली परत को देखकर खुद क्या हो जाना, नष्ट हो जाए, ये इसका काम है। अब आगे चलते देखो कितनी परतें हो गई, 3। तो एक ऐसी परत है अल्पकालिक, ठीक है, काम क्या है, भोजन। अब चौथी और वेरी मोस्ट परत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, देखो ध्यान रखना, इस परत का नाम है टेपिटम। क्या नाम है, टेपिटम, जो मुख्यतः द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं से बनी होती है। याद रखना किससे बनी होती है, द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं से बनी होती है। इसका नाम क्या है, टेपिटम। वेरी मोस्ट परत, सबसे इंपॉर्टेंट परत है परागकोश की। इसके द्वारा विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान किया जाता है। अर्थात ये टेपिटम की वह परत है जो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देती है, जिससे परागकणों का विकास होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा परागकोश या लघुकण दाने के ऊपर कितनी परतें पाई जाती है, 4 परतें पाई जाती है। सबसे पहली अधिचम, ठीक है, जो बाहरी भाग आंतरिक भागों की बाहरी वातावरण से सुरक्षा करती है। दूसरी कौन सी, एंडोथिकम, जो क्या करती है, परागकणों को बाहर निकालती है, भित्ति को फाड़कर परागकणों को बाहर निकालती है तोड़कर, इसे परागकोश स्फुटन कहते हैं। तीसरी मध्य परत जो क्या होती है, अल्पकालिक भोजन को संग्रह करती है। और चौथी है वेरी मोस्ट कौन सी, टेपिटम, जिसके द्वारा ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान किया जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखना, वेरी मोस्ट। दूसरा मोस्ट पॉइंट, जो टेपिटम परत है ना, इसकी कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय होती है। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नीट में आपके। तो टेपिटम कैसी होती है, द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय होती है। अब आगे चलते हैं अपन, देखो कंप्लीट है यहाँ तक। अब बात करते हैं, देखो टेपिटम के प्रकार। परागकणों को पोषण करने के आधार पर टेपिटम 2 प्रकार, मतलब जिस प्रकार से पोषण प्रदान करती है परागकणों को, विकसित हो रहे परागकणों, उसके आधार पर टेपिटम के 2 प्रकार है। सबसे पहले टेपिटम का नाम है अमीबिया पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम, जो एलिस्मा टाइप और टेडेस्केंसिया पादपों में पाई जाती है। याद रखना, पहले कौन सी, अमीबिया पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम, जो किसमें, एलिस्मा टाइप और टेडेस्केंसिया पादपों में पाई जाती है। देखो इसको अमीबिया या पेरिप्लाज्मोडियम कहते हैं, तो समझे आप आराम से। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि जो टेपिटम है, जैसे मान लो ये लघुकण धानी है ना, ये लघुकण धानी, ठीक है, और इसमें लघुकण धानी है, और ये आपके मान लो कौन सी परत है, टेपिटम, ठीक है। तो आप समझे आप आराम से। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो टेपिटम है ना, इस टेपिटम परत की भित्ति और झिल्ली, जब मैं 2 हटा देता हूँ, इससे आप समझ जाओगे, इसकी भित्ति और झिल्ली टूट जाती है, जिससे इसके जो केंद्र है और इसका जो कोशिका द्रव्य है वो किसके अंदर, लघुकण धानी में आ जाता है। तो सभी टेपिटम की कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य और सभी केंद्र लघुकण धानी में आ जाते हैं और
इन केंद्र को कोशिका द्रव्य के द्वारा विकसित हो रहे लघुकणों और परागकणों क्या मिलता है? पोषण मिलता है। अब देखो एक साथ जब सभी टेपिटम कोशिकाओं की भित्ति और झिल्ली फटेगी तो सभी कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य कहाँ जाएंगे? लघुकण धनी में जाएंगे। तो ये केंद्र अमीबा के समानांतर गति करते हुए दिखाई देंगे, इसलिए इसे क्या कह देंगे? अमीबी टेपिटम। समझ में आया? जब ये परागकोश की भित्ति फटती है, सॉरी टेपिटम की भित्ति फटती है तो इनके केंद्र कोशिकाओं केंद्र और कोशिका द्रव्य कहाँ जाता है? लघुकण धनी में जाता है। और ये अमीबा जैसे केंद्र तैरते थे इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अमीबी। एक पॉइंट आपको पेरिप्लाज्मोडियम के बारे में पता ही होगा, जो बहुकेंद्रकीय तरल अवस्था हो, मतलब एक तरल लिक्विड हो जिसमें बहुत सारे केंद्र तैर रहे हो, उस अवस्था को पेरिप्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो देखो आगे समझना है, तो यहाँ पर भी ये तो बात है, अमीबा के समानांतर ये केंद्र तैर रहे हैं लघुकण धनी में, अमीबी टेपिटम, और या फिर बहुत सारे केंद्रों को पूछा इसलिए क्या नाम हो गया? पेरिप्लाज्मोडियम। तो टेपिटम का पहला प्रकार समझ में आ गया, अमीबी या पेरिप्लाज्मोडियम। इसके अंदर टेपिटम पूर्ण परत नष्ट हो जाती है और केंद्र और कोशिका द्रव्य लघुकण धनी में जाकर परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। उदाहरण कंप्लीट है, ठीक है। फिर दूसरी स्त्रावीय ग्रंथि, वेरी मोस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस ये अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में इसी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। इसको आराम से समझे आप। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? स्त्रावीय ग्रंथि, नाम से पता चल गया होगा, यानी ऐसी टेपिटम जिसके द्वारा ये टेपिटम परत है, ठीक है, ये टेपिटम परत ये टेपिटम परत ना, ये लघुकण धनी मान लो, ये टेपिटम और ये लघुकण धनी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बन रही है? लघुकण और परागकणों का विकास हो रहा। तो इसमें क्या होता है? ये जो टेपिटम कोशिका है ना, ये रसायनों का स्त्रावण करके, यानी रसायन को स्त्रावित करके विकसित हो रहे परागकणों क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। जिसे कहते हैं स्त्रावी या ग्रंथि टेपिटम। आया समझ में? यानी विभिन्न प्रकार के रसायनों को स्त्रावित करके, मतलब यहाँ इसमें टेपिटम की परत नष्ट नहीं होती, ये विभिन्न रसायनों का स्त्रावण करती है जिससे विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान होता है, ठीक है। अब देखो वेरी वेरी मोस्ट, अगर ये स्त्रावित रसायन किसके रूप में हो? वसा के रूप में हो, तो उसे बोलेंगे प्रोयुम्बिस्काय, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रोयुम्बिस्काय। और अगर ये स्त्रावित रसायन वसा प्लस रसायन है स्पोरोपोलेनिन, जो वसा प्रोटीन आदि से बना होता है, वसा प्लस स्पोरोपोलेनिन, मतलब अगर स्त्रावित टेपिटम द्वारा स्त्रावित रसायन वसा हो तो प्रोयुम्बिस्काय कहते हैं, और ये रसायन वसा प्लस स्पोरोपोलेनिन दोनों हो तो इसे क्या कहेंगे? युम्बिस्काय। क्या कहेंगे? युम्बिस्काय। याद रख लेना, स्त्रावित टेपिटम अगर केवल वसा के रूप में पोषण प्रदान करती है तो उसे प्रोयुम्बिस्काय कहते हैं, और अगर ये टेपिटम वसा प्लस स्पोरोपोलेनिन के रूप में पोषण प्रदान करती है तो उसे क्या कहते हैं? युम्बिस्काय कहते हैं। कंप्लीट है? आगे आप इसके समझ में। तो देखो टेपिटम दो प्रकार के, पहले कौन सी? अमीबिया पेरिप्लाज्मोडियम, जिसमें टेपिटम कोशिका नष्ट हो जाती है और केंद्र को कोशिका द्रव्य पोषण प्रदान करते हैं, और इसमें रसायनों का स्त्रावण करके परागकणों को पोषण प्रदान किया जाता है। कंप्लीट है? आगे चलते हैं हम। देखो हाँ, अब देखो एक दो क्वेश्चन बनते हैं, उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। देखो याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है टेपिटम के कार्य। तो टेपिटम द्वारा स्त्रावित रसायन क्या है? स्पोरोपोलेनिन। क्या है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के द्वारा विकसित हो रहे परागकणों को तो पोषण प्रदान किया ही जाता है, एक तो पॉइंट हो ही गया। दूसरा वेरी वेरी मोस्ट, ये जो स्पोरोपोलेनिन रसायन है ना, ये परागकण के ऊपर दो आवरण होते हैं, बाहरी चोल और आंतरिक चोल, बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण। तो स्पोरोपोलेनिन रसायन द्वारा परागकणों के बाहरी आवरण या बाहरी चोल का निर्माण भी किया जाता है। तो कितने कार्य हो गए? दो, एक तो पोषण प्रदान करना और एक परागकणों का बाहरी आवरण बनाना। कंप्लीट है? फिर दूसरा वेरी वेरी मोस्ट, आपके ये जो रसायन है ना स्पोरोपोलेनिन रसायन, ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, और ये परागकणों का बाहरी आवरण बनाता है ना, इस रसायन की उपस्थिति के कारण ही परागकण के ऊपर परागकण लंबे समय तक सुरक्षित या सुरक्षित बने रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके 2012 से पहले आया हुआ है कि क्या कारण है कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित या सुरक्षित बने रहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? परागकण के बाहरी चोल का निर्माण किससे होता है? स्पोरोपोलेनिन रसायन से होता है, जो परागकणों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। कंप्लीट है? तो दो काम हो गए इसके। फिर वेरी मोस्ट, देखो पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? स्पोरोपोलेनिन। इसी प्रकार जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? दांत का इनेमल। कौन है? दांत का इनेमल। ये भी आप ध्यान रखना, कभी काम आएगा आपके। फिर वेरी मोस्ट क्वेश्चन आता है, अगर टेपिटम निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा? आपको पता है, आप आंसर दे सकते हैं। कंप्लीट है ना? अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं, एक तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या नोट है बताता हूँ मैं आपको। एक जीन होता है बार्नेज जीन। कौन सा जीन होता है? बार्नेज जीन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भी। इस बार्नेज जीन को पुनरुत्थित डीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक या आनुवंशिक यांत्रिकी पढ़ेंगे अपन आगे लेसन्स में आया हुआ है आपके।
उन्होंने जो डीएनए तकनीक 14, 15, 16 ने सीखे हैं, बार्ने जीन को आरडीएनए तकनीक द्वारा, कौन सी तकनीक द्वारा? आरडीएनए तकनीक द्वारा। किसमें? पुष्प के परागकोश में स्थानांतरित कर दें, है ना, ध्यान रखना। बार्ने जीन है जिसको आरडीएनए तकनीक द्वारा, ये क्या होता है अपन 14, 15 लेसन पढ़ेंगे, से पुष्प के परागकोश में स्थानांतरित कर दे तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, ये जो बार्ने जीन है ना, ये आपके किसको निष्क्रिय कर देता है? टेपिटम को निष्क्रिय कर देता है, हमें टेपिटम का विकास नहीं होने देता। अब आपको पता है ये बार्ने जीन टेपिटम को निष्क्रिय कर देगा, तो टेपिटम का काम क्या है? विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। तो परागकणों क्या नहीं मिलेगा? पोषण नहीं मिलेगा, तो परागकणों विकास नहीं होगा, तो पुष्प में जनने नहीं होगा। तो बार्ने जीन है ना, टेपिटम को क्या करता है? निष्क्रिय करने का काम करता है। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में आ गए आपके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अपन क्लास से आपके लेसन नंबर 2 का जो वीडियो है ना, सेकंड वीडियो, इसके बाद ये देखें, इसके बाद कैसा लगा बताएं, तो सेकंड वीडियो उसके बाद अपलोड करेंगे। धन्यवाद।